नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और हिंदी के एडवांस प्रैक्टिस सेट में। जितना भी हमारा सिलेबस है, जो सिलेबस के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, उन सब से हमने अपने क्वेश्चन उठा लिए हैं। जैसे आपका हिंदी साहित्य, पर्यायवाची शब्द होते हैं, वर्णमाला, अलंकार, पत्र लेखन, जो हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक है उन पर अपना विशेष फोकस किया जाता है। ये हमारे हिंदी की एक सीरीज है। यदि अभी तक आप इससे नहीं जुड़े तो आप जुड़ो, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। अपने नंबर काउंट करना, कितने नंबर बनते हैं। जो दिया गया है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी रचना शेखर जोशी जी की नहीं है। नहीं पूछा गया है कौन सी रचना नहीं है। साथ के लोग, बिरादरी, गाइड या चांद की आदतें। बताइए कौन सी रचना है जो हमारे शेखर जोशी जी की नहीं है। उससे पहले हम अपना शेखर जोशी जी से आज तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं सबको कंप्लीट कर लेते हैं। मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगेंगे। देखो, बात कर लेते हैं शेखर जोशी के जन्म के बारे में। 1932 ओलिया गांव अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था, तो जन्म आपको याद रखना है। नेक्स्ट, पुरस्कार दिए गए इन्हें। 1995 में साहित्य भूषण पुरस्कार दिया गया, 1997 में पहल सम्मान और 1987 में महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार इन्हें दिया गया। उसके बाद कुछ रचनाएं हैं इनकी महत्वपूर्ण, जो हमारे एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं। जैसे उपन्यास, इनका पहला ही उपन्यास अथ मूसक उवाच महत्वपूर्ण है। चीटी के पर और मेरा पहाड़, इनके उपन्यास आपको याद रखने। कुछ कहानी संग्रह, जैसे दाजू, आपने देखी होगी, कई बार पूछी गई है, जिसका अर्थ होता है बड़ा भाई। उसके बाद नौरंगी बीमार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिनिधि कहानियां, कोशिका घटवार, साथ के लोग, सारी कहानी संग्रह इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हलवाहा, बदबू, मेंटल, बच्चे का सपना, समर्पण, निर्णायक, गलता लोहा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, डांगरी, बेले, बिरादरी, गाइड, नेकलेस, प्रथम, साक्षात्कार, बिडूबा, किस्सा, शब्द चित्र संग्रह कुछ, जैसे एक पेड़ की याद, इंपॉर्टेंट है। अन्य रचनाएं में डांगरी, बेले और नैरो को उन्हें सुबह। कुछ अन्य तथ्य जो दिए गए हैं, इनकी जो कहानी है दाजू पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ने बाल फिल्म बनाई है और दिया गया है दाजू का क्या अर्थ होता है, बड़ा भाई। अगला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना, दिया गया है गलता लोहा। इनकी कहानी का विषय पूछा जाता है, किस पर आधारित है, तो ये आपके जातिगत विभाजन पर आधारित है, गलता लोहा। इसके कुछ पात्र भी पूछे जाते हैं जिन्होंने कार्य किया था, बताना। मोहन, बंशीधर और धनराम लोहार, जो इसके पात्र हैं। आगे दे रखा है, इन्होंने सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्य किया गया। इनकी जो रचनाएं हैं उनका अनुवाद अंग्रेजी, चेक, रूसी, पोलिश और जापानी भाषाओं में भी किया गया है। तो सारी जानकारी किसके बारे में थी, याद रखना, शेखर जोशी से संबंधित हमारी सारी जानकारी थी। अब देख लेते हैं जो हमारा क्वेश्चन बनता है। क्या दिया गया था, कौन सी रचना हमारे शेखर जोशी जी की नहीं है, तो बताना। चांद की आदतें शेखर जोशी की नहीं है, तो फिर ये किसकी है जो दी गई है। चांद की आदतें बताओ किसकी है, ये हमारे राजेश जोशी की है। चांद की आदतें किसकी है, राजेश जोशी। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पत्र लेखन से क्वेश्चन है हमारा, और क्या दिया गया है बताइए। पल्लवन की रचना किस शैली में होती है। पहले तो क्वेश्चन देखिए, जो पूछा गया पत्र लेखन से क्वेश्चन है हमारा, और पूछा क्या गया है, पल्लवन क्या होता है। पल्लवन पूछा गया है, एक मान लेते हैं, जो हमारा एक छोटा सा वाक्य होता है और उस वाक्य को बड़ा कर लिखना क्या कहलाता है, हमारा पल्लवन कहलाता है। अर्थात किसी भी टॉपिक को विस्तार पूर्वक लिखना, उसे क्या कहलाते हैं, क्या कहता है, उसे पल्लवन कहते हैं। और पल्लवन का उल्टा होता है हमारा संक्षेपण या संक्षेपीकरण करना, जो छोटा करके हम पत्र लिखते हैं। यदि पत्र को छोटा करके लिखते हैं तो उसे कहते हैं हम अपना संक्षेपीकरण, और विस्तार पूर्वक किसी के बारे में लिखते हैं उसे कहते हैं पल्लवन। और क्वेश्चन यहीं से पूछा गया कि पल्लवन की रचना किस शैली में होती है, तो जो हमारी 3 शैली होती है उसमें हमारी अन्य पुरुष शैली में होता है हमारा पल्लवन। ठीक, आप देख सकते हो किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। तो पल्लवन की जो हमारी शैली होती है क्या होती है, अन्य पुरुष शैली होती है। पल्लवन का जो अर्थ होता है, बताना, किसी चीज को विस्तार पूर्वक करना क्या कहलाता है, पल्लवन ही कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में
कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा ऑप्शन है हमारा जो सुमेलित नहीं दिया गया है? क्वेश्चन पूछा गया हमारा बड़माना से, बताइए क्या दिया गया है? जो हमारा झ दिया गया है इसका उच्चारण तालु होता है, तो बिल्कुल सही है। जो हमारा झ होता है इसका उच्चारण हमारा तालु ही होता है। ख का उच्चारण कंठ होता है, सही दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा ट है इसका उच्चारण दंत होता है, ये गलत दिया गया है। जो हमारा ट होता है बताइए इसका उच्चारण क्या होता है? इसका उच्चारण हमारा मूर्धा होता है। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है जो हमारा सुमेलित नहीं था, जबकि आगे जो दिया गया प का उच्चारण ओष्ठ होता है, ये भी बिल्कुल सही है। किस तरह से है क्वेश्चन आप देख सकते हो। क्या पूछा गया था? निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ट हमारा सुमेलित नहीं है, ट हमारा दंत नहीं है, ये हमारा क्या है? ये मूर्धा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अलंकार से है, आपके सामने है, आपको बताना है क्या पूछा गया था। निम्नलिखित में कौन सा उपमा अलंकार का एक अंग नहीं है? बताइए उपमा अलंकार का कौन सा अंग नहीं होता? ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। उपमा अलंकार से क्वेश्चन बनते रहते हैं। पूछा जाए उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, तो बताना। उपमा अलंकार के जो हमारे अंग होते हैं 4 होते हैं। अंग से क्वेश्चन पूछा गया कितने होते हैं? 4 होते हैं। उससे पहले उपमा अलंकार के बारे में जो आपको याद रखना है कि उपमा अलंकार के सबसे बड़े कवि किसे बोला जाता है, तो बताना कालिदास को। उपमा अलंकार के सबसे बड़े कवि कौन है? हमारे कालिदास है। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, तो बताना। अंग होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं? पहला उपमेय होता है, उपमेय जिसकी तुलना की जाए। दूसरा होता है उपमान, जिससे तुलना की जाए। उसके बाद साधारण धर्म होता है जो दोनों में समान होता है। और उसके बाद होते हैं हमारे वाचक चिन्ह जिससे हम पहचान करते हैं, जैसे सा सी से। क्लियर है? तो कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। तो होता कौन सा नहीं है? जो दिया गया है हमारा विशेष धर्म, ये हमारा उपमेय अलंकार का अंग नहीं होता है। इतनी जानकारी याद रखना, जो भी हमारा सब दिया गया है इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं। अन्य चीज जो आपको याद रखना है, पूछा जाता उपमा अलंकार के भेद। ये अंग अलग है, भेद अलग है। अगर भेद पूछे जाए कितने होते हैं, तो बताने 3 होते हैं। कौन कौन से? एक होता हमारा पूर्ण उपमा, दूसरा होता है लुप्त उपमा और तीसरा होता है मालो उपमा। ठीक, अगर पूछा जाए भेद कितने होते हैं, तो बताना भेद होते हैं हमारे 3, अंग होते हैं 4। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, होता कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, बताइए क्वेश्चन पूछा गया हमारा निम्न में संयुक्त स्वर कौन सा है? कौन सा ऑप्शन है जो हमारा संयुक्त स्वर है? बताइए। संयुक्त स्वर से क्वेश्चन पूछा गया है जो हमारा संयुक्त स्वर होता है। संयुक्त है और ऊपर से स्वर। संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे? ए, ऐ, ओ और औ। कितने हो गए? 4 होते हैं। चारों क्या हमारे संयुक्त स्वर है। सही है। अब संयुक्त कैसे है बात कर लेते हैं। जो हमारा ए है ये हमारा ए और ई से बना हुआ है। नेक्स्ट जो ऐ है ये हमारा ए और ए से बना हुआ है। ओ ए और ऊ से बना हुआ है, और जबकि औ ए और औ से बना हुआ है। ठीक है, ये हमारे संयुक्त स्वर है। 4 ही होते हैं, आप देख सकते हो। जहां कर भी हमारे संयुक्त स्वर दिए गए होंगे वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बना हमारा डी हमारा आंसर हो जाएगा। ए और औ दोनों दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर डी। तो संयुक्त स्वर कितने होते हैं बताना। संयुक्त स्वर हमारे 4 होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चन हमारे बनते रहते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमारा मिश्र वाक्य से, और दिया गया निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन करना हमें। बताइए कौन सा हमारा मिश्र वाक्य होने वाला है? बताइए। ऑप्शन नंबर जो दिया गया है डी, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होंगे, ये हमारा क्या है? मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य में पहचान के लिए बहुत सारे शब्द आते हैं, जैसे पहचान सकते हैं आप कि आता है, वह आता है, उसे आता है और तो आता है। ये शब्द आते हैं, जबकि सभी जय वाले आते हैं।
सभी जय वाले। अब जय वाले कैसे आते हैं? सभी जो हमारा जय होता है, जैसे जब, तब, जितना, उतना। ठीक है, नेक्स्ट ज्यों, त्यों। ठीक है, जितने भी जय वाले हैं सब आ जाएंगे। जैसे ऑप्शन नंबर डी में भी दिया गया है, जो से दिया गया है, जो विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं वह अवश्य सफल हो जाएंगे, होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर। नेक्स्ट बताइए, बहुत जल्दी कर दोगे आप अगर आपने इस तरह से जुड़े हुए आप तो। मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज बताना है, क्या है? क्वेश्चन पूछा गया है क्रिया विशेषण से, क्रिया विशेषण से। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं, और क्रिया विशेषण हमारे अभिकारी होते हैं, ये जानकारी आपको याद रखना है। भेद 4 होते हैं, कौन कौन से? तो एक होता रीतिवाचक, एक होता स्थानवाचक, एक होता कालवाचक और एक परिमाणवाचक। तो ये जो होते हैं हमारे भेद होते हैं हमारे, याद रखना, 4 क्रिया विशेषण के। उससे अलग अब देखते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया है कि मोहिनी तेज दौड़ती है, कैसे दौड़ती है? तो एक रीति का पता चलता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बन जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया गया है? यह गाय अधिक दूध देती है, इस वाक्य में अधिक जो शब्द है ये किस अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? बताइए। यह गाय अधिक दूध देती है, उपयुक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? जो हमारा अधिक शब्द दिया गया है, यह हमसे पूछा गया है कि जो अधिक है ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए, दूध की या गाय की? अधिक किसकी विशेषता है भैया? दूध की है, कुछ ने गाय लगाया होगा। अब क्वेश्चन को सही से देखना, क्या हमारा दिया गया था? जो दिया गया है कि अधिक किसकी विशेषता बता रहा है? दूध की, ना कि गाय की। नेक्स्ट बताइए, बताइए क्या क्वेश्चन है हमारा जो दिया गया है? किसी कार्य का, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। बताइए, किसी कार्य का, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या कहते हैं? परिभाषा पूछी गई है, और किसकी परिभाषा है ये आपको बताना है। तो ये जो पूछी गई है ये हमारे क्रिया की परिभाषा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द हमारे क्रिया कहलाते हैं। अगर समय दिया होता तो हमारा काल हो जाता, लेकिन यहाँ क्रिया दिया गया था तो क्रिया हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, बुरे उद्देश्य मतलब गलत तरीके से, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा या गुप्त संधि, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। वाक्यांश क्वेश्चन है, गलत तरीके से की गई संधि क्या कहलाती है? ठीक है, तो क्या बताना? बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा क्या कहलाती है? दुर्भी संधि कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा। अगर ऐसा भी होता गलत तरीके से की गई संधि तो भी हमारा क्या होता? दुर्भी संधि होता। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा आंसर होता। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा दिया गया है। बताइए, मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिलती है, बात बिल्कुल सही है। दिए गए वाक्य में काल पहचानना है। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिलती है, कौन सा हमारा काल है ये हमसे पूछा गया है। सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल या अपूर्ण भूतकाल? बताइए। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिलती है, कौन सा काल है? तो ये हमारा हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल। काल के बारे में मैं आपसे बता चुका हूं कि ये नया टॉपिक है जो हमारा अभी जोड़ा गया है। जब भी मैं कराता हूं ये आपको बताता जरूर हूं, क्योंकि आपको कभी लगे कि काल हमारा टॉपिक नहीं है और कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। अगला क्वेश्चन बताना है, निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का सही सुमेलित करना हमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही दिया गया है? बताइए, तत्सम तद्भव के आधार पर कौन सा योग है हमारा जो बिल्कुल एग्जैक्ट है? घी का घट, अक्षबाट अखाड़ा, आद्रक अदरक, इक्ष ईक। बताइए कौन सा है हमारा जो शुद्ध हो जाएगा? सही दिया गया है। तो देखो, जो घी होता है इसका घत नहीं होता, क्या होता है? घृत होता है। अगर घृत होता तो सही हो जाता।
अक्षवाट अखाड़ा बिल्कुल सही दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। जबकि जो होता है हमारा अदरक का, इसका क्या होता है हमारा आद्रक होता है, आर्द्रक होता है, तो रे भी आता है, इसमें गलत लिखा हुआ है। उसके बाद जो दिया गया है ईख, ईख का क्या होता है हमारा इक्षु होता है, ठीक है। तो 3 गलत दिए गए थे, घी वाला, अदरक वाला और ईख। बाकी सॉरी, जो सही दिया गया हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही दिया गया। नेक्स्ट बताइए क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि भावों से होता है उसे क्या कहते हैं, बताइए। जब बोलते समय हमारे हर्ष शोक या आदि भाव उजागर होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम विस्मय आदि बोधक। जैसे बोलते हैं अच्छा, तो, शाबाश, बहुत अच्छा, तो ये जो शब्द होते हैं हमारे विचार होते हैं, भाव होते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए विस्मय आदि बोधक अव्यय हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा जोड़ा हमारा सुमेलित नहीं दिया गया है, बहुवचन के आधार पर आपको बताना है। वचन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, बेटी बेटियां, डिबिया डिबिये, श्रोता श्रोतागण, बधु बधुएं, बताइए कौन सा हमारा गलत दिया गया है। तो गलत हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डिबिया का क्या होता है तो बताना, डिबिया हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा एग्जैक्ट आंसर बनेगा, ठीक। ये हमारा गलत दिया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, इनमें व्याकरण की दृष्टि से एक शुद्ध वाक्य लाना है। कौन सा है हमारा जो शुद्ध रूप प्रदान करता है, बताइए। दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य है, यह डिब्बा केवल मात्र महिलाओं के लिए आरक्षित है, जो बॉक्स होता है वो डिब्बा आपका रेल वाला। आगे, शीघ्र ही वह आंदोलन देशव्यापी हो गया, या आज की वर्तमान स्थिति में देश असमंजस में है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत दिया गया है, इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर जो दिया गया है सी हमारा आंसर। शीघ्र ही वह आंदोलन देशव्यापी हो गया, ये हमारा वाक्य शुद्ध के आधार पर हमारा शुद्ध रूप है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा गया हमारा कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है। कन्नौजी बताइए किसकी हमारी एक उपबोली है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। जो ऑप्शन दिए गए हैं पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी या पहाड़ी हिंदी, बताइए किसके अंतर्गत आती है हमारी कन्नौजी। तो कन्नौजी जो हमारी आती है, ये आती है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हमारी कितनी आती है, 5 बोली आती है जो सर्वाधिक होती है। कौन कौन सी है आपको याद रखना, एक होती है हमारी खड़ी बोली, खड़ी बोली के बाद आएगी एक हमारी ब्रज भाषा, उसके बाद नेक्स्ट हरियाणवी, हरियाणवी, उसके बाद बुंदेली, और लास्ट जो पूछा गया है कन्नौजी, ठीक। तो जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी में हमारी कितनी बोली आती है तो बताना सर 5 आती है, पांचों को आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जैसे दिया गया है खड़ी बोली, इसे और क्या कहते हैं, हम इसे परदेसी भी कहते हैं, खड़ी बोली को परदेसी बोला जाता है, खड़ी बोली को ही कोर भी बोला जाता है, सब किसके नाम है खड़ी बोली के। खड़ी बोली को ही गवारू अर्थात गवार वाले क्षेत्र में बोली जाती है, ये बोला जाता है। ब्रज भाषा को बहुत महत्वपूर्ण नाम आते हैं इसके, क्या बोलते हैं इसे, काव्य की भाषा, ब्रज भाषा। नेक्स्ट सूरसेन, इसे ही बोलते हैं। नेक्स्ट अंतर्वेदी, सब ब्रज को ही बोला जाता है, सही है। हरियाणवी के भी नाम आते हैं, इसे क्या बोलते हैं तो हरियाणवी को बोलते हैं हम देशानी, देसानी अर्थात बिल्कुल देसी जो ठेठ होते हैं, और अन्य नाम इसका
बांगरू। बांगरू आपने सुना होगा। तो ये सब जानकारी किसके बारे में थी? पश्चिमी हिंदी। आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पुनर्जन्म कौन सी संधि होगी? आसान क्वेश्चन है। पुनर्जन्म में हमारी कौन सी संधि हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, पुनः धन जन्म अर्थात पुनर्जन्म। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या दिया गया है? क्वेश्चन दिया गया है, मीरा जोर से हंसी। यह वाक्य किस प्रकार का समुचित उदाहरण है? मीरा जोर से हंसी किस प्रकार का है? बताइए, क्या अकर्मक है, सकर्मक है, द्विकर्मक या प्रेरणार्थक? प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जो हम किसी दूसरे से कराते हैं, तो ये नहीं होगी। दो कर्म की कोई बात नहीं की गई है। अकर्मक होगी नहीं, क्या बन जाएगा हमारा? सॉरी, सकर्मक होगी नहीं, अकर्मक हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हंसना जो दिया गया था। उसके बाद अगर रोना भी होता, हंसना, रोना, चलना, भागना, ये सब क्या है? हमारी अकर्मक क्रियाएं होती है। इसमें हमें उत्तर नहीं मिलता, ना ही इसमें कोई कर्म होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पर्यायवाची शब्द आए हैं और किसके पूछे हैं? ये पूछा गया हमें स्त्री के। पर्यायवाची वाला शब्दों का कौन सा समूह है, कौन सा विकल्प हमारा सही दिया गया है? बताइए। स्त्री के पर्यायवाची शब्दों वाला पहला दिया गया तिर्या, बनीता और नारी। तिर्या, धनीता, धनीता नहीं होता, बनीता होता है। तिर्या, पनीता भी नहीं होता, प्रिया नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। तिर्या, बनीता और नारी, ये सब किसके हैं? हमारे स्त्री के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। रसखान जी, रहीम, देव, रत्नाकर आदि कवि मुख्यतः किस बोली में रचना करते थे? बताइए, किस में करते थे? तो ये करते थे आपके ब्रज में। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर पूछा जाए ब्रज भाषा का वाल्मीकि किसे बोला जाता है? तो ब्रज भाषा का वाल्मीकि बोला जाता है सूरदास जी को। किसे बोलते हैं? सूरदास को ब्रज भाषा का वाल्मीकि बोला जाता है। ये भी याद रखना है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए ब्रज भाषा के सबसे बड़े कवि कौन है, तो ब्रज भाषा के सबसे बड़े कवि भी कौन थे? सूरदास ही है। इसी कारण सबसे बड़े कवि होने के कारण, ठीक है, सूरदास जी को ब्रज भाषा का वाल्मीकि कहा जाता है। जबकि रसखान, रहीम, देव और रत्नाकर भी ब्रज भाषा का ही प्रयोग करते थे। इससे अलग जो हमारे अष्टछाप के कवि होते हैं वो भी ब्रज भाषा का ही प्रयोग करते थे। तो अष्टछाप के कवि भी ब्रज भाषा का ही प्रयोग करते थे, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आया हमारा अलंकार से, और क्या दिया गया है? हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख देत पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? आपको बताना है कौन सा हमारा अलंकार है। अलंकार है, रिपीट है, कई बार हमारे अलंकारों से क्वेश्चन हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं। इसका आंसर आपको देना है। ये हमारी सीरीज है, आप इससे जुड़ो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। उसके बाद मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।